चलिए तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव का गणना। इलेक्ट्रोड विभव का गणना करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़े हुए थे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मान होता है सी के रेस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। और इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण जो सी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे वह इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा, मानक अपचयन विभव होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसे हम लोग SRP कहते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग अपचयन विभव का ही वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का विभव निकलेगा वो इलेक्ट्रोड का विभव कैसा होगा, मानक अपचयन विभव होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग SRP भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो मानक कंडीशन होता है, जो मानक शर्त होता है, वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हुए थे। यहाँ पर भी देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है और ये जितने भी सारे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे, ये हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सा था। ये हमारा था टेम्परेचर था जिसमें 298 केल्विन था, प्रेशर था 180 m, जो कंसंट्रेशन था, सांद्रण था 1 कैपिटल M था। और यहाँ पर सबसे खास बात ये है, जो चौथी है, यहाँ पे सी अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में यहाँ पे हम लोग मानक अपचयन विभव ज्ञात करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम लोग मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात करेंगे, मानक अपचयन विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब इसको हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सी के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक सी ले लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए, जो हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े हुए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए। अब जैसे किसी भी सेल होता है तो हम लोग को यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कौन साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो यहाँ पे जो भी सेल का हमको वैल्यू ज्ञात करना है उसको हम लोग राइट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, जिसको हमको फिर से उसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट साइड में रखेंगे, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और हमको रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो जो भी सेल को दूसरा किसी अन्य सेल को लगाना है, तो ये जो सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को राइट साइड में लगा देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग राइट साइड में एक सेल लगा दिए, और ये सेल हमारा कौन चीज का है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, अर्थात ये हमारा जिंक का अर्ध सेल को हम लोग जोड़ दिए। और ये साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज रहता है। तो यहाँ पे ये साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है, और इसका भी कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 कैपिटल M, इसका भी कंसंट्रेशन है 1, और इसका भी कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है, और ये जो हमारा है ये जिंक इलेक्ट्रोड है। और जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से भी एक तार निकला हुआ होता है, जिस तार को एक वोल्टमीटर से
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तार के एक वोल्ट मीटर से और जिंक इलेक्ट्रोड को एक बाहरी तार से, दोनों को एक वोल्ट मीटर से हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर से इस चीज को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये जो वोल्ट मीटर है ये पूरा सेल से जुड़ा हुआ है। ये जो वोल्ट मीटर है ये हमारा पूरा सेल से जुड़ा हुआ है। तो वोल्ट जो रीडिंग दिखाएगा ये आप लोग को ध्यान में रखना है। वोल्ट जो रीडिंग दिखाएगा ये टोटल सेल का रीडिंग दिखाएगा। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर से जो रीडिंग दिखाएगा, यहाँ पर जो रीडिंग आपको दिखाई देगा, ये जो रीडिंग दिखाई देगा ये टोटल सेल का है, क्योंकि ये जिंक का इलेक्ट्रोड भी इससे जुड़ा हुआ है, अर्थात जिंक अर्ध सेल भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन अर्ध सेल भी जुड़ा हुआ है। दोनों अर्ध सेल जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ से यानी करंट का जो फ्लो होगा तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर दिखाई देगा ये वोल्ट मीटर पूरे सेल का दिखाई देगा। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर दिखाई देगा ये पूरे सेल का दिखाई देगा। तब यहाँ पर ये जो सेल का जो वोल्ट मीटर है यहाँ पर देखा गया, जब इसको प्रयोग किया गया तो देखा गया ये सेल का जो वोल्ट मीटर है, ये सेल का वोल्ट मीटर कितना आ रहा था। यहाँ पर देखिए ये सेल का वोल्ट मीटर इनॉट सेल, यहाँ पे इनॉट लगाएंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन किसको कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर 298 होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M होना चाहिए। और इसको C के रिस्पेक्ट में ज्ञात किया गया है। तो जब इसको ज्ञात किया गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, यहाँ पे इनॉट और ये सेल, पूरा इनॉट सेल का वैल्यू कितना आता है -0.76 वोल्ट आया। यहाँ पर टोटल सेल का जो वैल्यू है, टोटल सेल का वैल्यू कितना आया मेरा -0.76 वोल्ट वैल्यू आया। ये मान निकाला गया इस तरीके से प्रयोग करके, ये वैल्यू हमको निकाला गया। तो टोटल सेल का वैल्यू हमारा कितना आया, इनॉट सेल इक्वल टू माइनस में आया 0.76 वोल्ट। यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ये जो रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है रीडिंग। तो यहाँ पर जो हमारा इनॉट सेल का जो वैल्यू आता है वो -0.76 का वैल्यू -0.76 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे हमको जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए, मानक यानी इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए जिंक इलेक्ट्रोड का, मानक विभव चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, इनॉट सेल बराबर होता है इनॉट आरपी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इनॉट आरपी रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इधर जो होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है और इधर जो होता है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हम लोग जानते हैं जो सेल होता है, सेल के जो राइट साइड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में एनोड होता है। राइट साइड में हमारा कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में एनोड होता है। तो यहाँ पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नीचे लिख सकते हैं, इनॉट सेल बराबर इनॉट Zn2 + Zn, अर्थात जब रिडक्शन के रूप में दर्शाना है, यहाँ पे हम किस रूप में दर्शाना है, रिडक्शन के रूप में दर्शाना है। तो ये यहाँ पे तो ये रिडक्शन के रूप में है ही, तो इसको हम यहाँ पे रिडक्शन के रूप में दर्शा दिए। और यहाँ पे हो जाएगा इनॉट H + H2, अर्थात यहाँ पर तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन हमको इसको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखना है। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में हम दर्शा दिए, H+ से H2 के रूप में जाएगा। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो हमको मान निकलेगा वह रिडक्शन पोटेंशियल का ही मान निकलेगा। और यहाँ पे हमको रिडक्शन के रूप में दर्शाना था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिडक्शन के रूप में हम दर्शा दिए। अब यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों का वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 माना गया। ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए, तो यहाँ पे उस वैल्यू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसका तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे इनॉट सेल का वैल्यू मेरा यहाँ पे दिए हुआ है टोटल रीडिंग से, इनॉट सेल बराबर -0.76 वोल्ट। तो अब यहाँ पर ये सब वैल्यू रख के हम इसका मान निकालते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ई नॉट सेल का जो वैल्यू है, ई नॉट सेल का वैल्यू रखती है -0.76 वोल्ट, और यहाँ पे ई नॉट Zn2 प्लस Zn, और यहाँ पे ई नॉट H प्लस H, अर्थात जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका वैल्यू होता है 0.00 वोल्ट। ये माना गया है तो इसका 0.00 वोल्ट हो जाएगा। तो फाइनली जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ हमारा निकल के आ जाएगा -0.76 वोल्ट। तो फाइनली यहाँ पे हम जिंक रोड जो था, जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक इलेक्ट्रोड का यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेरा कितना निकल गया, -0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जोड़ करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे Zn का जो इलेक्ट्रोड होता है, Zn इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.76 वोल्ट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाता है, जस्ट इसको उलट देंगे, माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा, लेकिन हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू का उपयोग नहीं करना है, रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू का हम लोग को उपयोग करना है। और ये जितने भी सारे वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में जो है आपको गिवन रहता है, दिया हुआ रहेगा, ये आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबका दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक और इलेक्ट्रोड जो है, एक और इलेक्ट्रोड का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का मान निकालते हैं। तो एक और इलेक्ट्रोड जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर देखिए किसका करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का सेम वैसा ही रहेगा। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा, उसको जहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड था वहाँ पे हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा। इसके राइट साइड में यहाँ पे हम लोग जो हाफ सेल लगाएंगे वो हम लोग कॉपर का हाफ सेल लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर का हाफ सेल लगा दिए, कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसमें भी ये दोनों तार को, दोनों इलेक्ट्रोड के जो बाहरी एक तार ला करके एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिए। तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर टोटल सेल का रीडिंग देगा। ये वोल्ट मीटर जो मेरा ये टोटल सेल का रीडिंग देगा। तो आइए यहाँ पर इसका निकालते हैं। तो इसका जो टोटल सेल का जो रीडिंग आता है, यहाँ पर देखिए इसका जो टोटल सेल का रीडिंग आता है, ई नॉट सेल, ई नॉट बतला दिए पहले, ई नॉट जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को दर्शाएगा। ई नॉट सेल जो है इसका जो पूरा ई नॉट सेल का वैल्यू आता है प्लस में 0.34 वोल्ट आता है। कितना आता है, प्लस में 0.34 वोल्ट। इसमें जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आता है पूरे सेल के लिए प्लस में 0.34 वोल्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए अब हमको तो कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसका सूत्र पढ़े हुए हैं, ई नॉट यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखना था, तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिख दिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट H प्लस से H2 में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है यहाँ पे वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 रख दी। यहाँ पे ई नॉट सेल है तो ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ दिए हुआ है 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पे 0.34 हो गया। ई नॉट Cu2 प्लस का Cu2 प्लस और Cu ही रहेगा। अब माइनस यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू का उपयोग करेंगे 0.00 वोल्ट। अब यहाँ पे जब फाइनली इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस Cu का जो वैल्यू आ जाएगा प्लस में 0.34 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर
कॉपर का और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकाल लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कॉपर का और जिंक का निकाल लिए। तो याद कीजिए जब हम लोग गैल्वेनी सेल पढ़े हुए थे तो उस गैल्वेनी सेल में हम लोग एक डेनियल सेल बनाए हुए थे। उस गैल्वेनी सेल में हम लोग एक डेनियल सेल बनाए हुए थे, जिस डेनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए हुए थे। उसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए हुए थे। तो चलिए उस डेनियल सेल का हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, उस डेनियल सेल का हम लोग विभव निकालते हैं कि उस डेनियल सेल का विभव कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे जिंक का भी और कॉपर का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है। तो चलिए निकालते हैं कि जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल का विभव कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए डेनियल सेल का मानक विभव ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, डेनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया Zn इलेक्ट्रोड Zn2 प्लस, यहाँ पे ये जो है ये साल्ट ब्रिज हो गया, ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड Cu, अर्थात यहाँ पर ये डेनियल सेल का सेल डायग्राम दिया गया है। ये डेनियल सेल का सेल डायग्राम है। तो ये तो बात हमको पता है कि जो सेल डायग्राम होता है, यहाँ पर जो सेल डायग्राम है, सेल डायग्राम के ये जो राइट साइड है, राइट साइड में रिडक्शन होता है और ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग एनोड कहते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां एनोड होता है, जहां पे रिडक्शन होता है वह कैथोड होता है। तो ये कॉपर कैथोड है और Zn एनोड है, Zn की तरफ एनोड है और कॉपर की तरफ कैथोड है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग का इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ई नॉट Zn2 प्लस Zn, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू उपयोग करना है। तो यहाँ पे हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन के रूप में ही इसको दर्शाएंगे। इसको सेल का जो यहाँ पर है हम लोग रिडक्शन के ही रूप में दर्शाएंगे। तो इसका जो वैल्यू निकाले तो वो आया था -0.76 वोल्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल का जब उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका जो यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा ये रिडक्शन के रूप में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वह Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दर्शाया गया आपको रिडक्शन के रूप में। अगर ऑक्सीडेशन के रूप में दर्शाया गया रहता तो Zn से Zn2 प्लस में जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे है Zn से Zn2 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हम लोग मान का उपयोग नहीं करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दर्शाए हैं। तो यहाँ पे ई नॉट Zn2 प्लस Zn का वैल्यू हो गया -0.76 वोल्ट। और यहाँ पे जो है कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अपचयन विभव होता है, तो इसका अपचयन विभव का मान हो गया +0.34 वोल्ट। तो +0.34 वोल्ट। तो हम जानते हैं इनॉट सेल का जो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है इनॉट सेल के लिए, इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये जो जिंक है ये एनोड होगा, तो इसका भी हमको रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, और यहाँ पर ये कैथोड है और कैथोड का भी हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे इनॉट Cu प्लस Cu माइनस इनॉट Zn प्लस Zn। तो यहाँ पे इनॉट सेल का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू दिए हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दिए, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दिए Cu इनॉट Cu2 प्लस Cu का वैल्यू यहाँ पे 0.34 है, और यहाँ पे Zn2 प्लस Zn का वैल्यू -0.76 वोल्ट है। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आता है इनॉट सेल का जो वैल्यू आता है ये आता है 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। तो जो हमारा डेनियल सेल होता है उस डेनियल सेल का कितना होता है मानक विभव 1.10 वोल्ट होता है। अर्थात जो डेनियल सेल होता है तो डेनियल सेल का जो विभव होता है पोटेंशियल होता है वो होता है 1.10 वोल्ट। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और इस चीज को हम लोग उपयोग किए हुए थे। डेनियल सेल जो था, जब डेनियल सेल बनाया जाता है तो जो डेनियल सेल होता है उस डेनियल सेल का वोल्ट कितना होता है 1.10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग डेनियल सेल का उपयोग किए हुए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तो वहाँ पे उसका जो वोल्ट था, वोल्ट कितना होता है 1.10 वोल्ट होता है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग
सी का उपयोग करके इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर लिए। इस तरीके से जितने भी सारे इलेक्ट्रोड है वहां पे लगाते जाएंगे उसको राइट साइड में, और उसका पोटेंशियल हम लोग ज्ञात करते चल जाते हैं। इसी को ज्ञात करते हुए इसका एक सीरीज बनाया गया है, इसका एक सीरीज बनाया गया है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और उस सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। तो उस सीरीज को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।